गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग पढ़े थे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेसिकली क्या है। देन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़े थे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ने के बाद हम लोग टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़े थे। इसमें फर्स्ट हमारा गैल्वेनिक सेल और वोल्टेइक सेल, तो उसी को हम लोग स्टार्ट किए थे, गैल्वेनिक सेल और वोल्टेइक सेल। आपको उसको ड्रॉ करके बताए थे कि एक्चुअल में वो सेल होता है कैसा है हमारा, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो वो सेल बेसिकली इस टाइप का था, उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। एक कंपार्टमेंट आपका लेफ्ट साइड में था और एक कंपार्टमेंट आपका राइट साइड में था, कुछ यूँ, ठीक है। इसमें लेफ्ट वाले कंपार्टमेंट में हम लोग जिंक सल्फेट का सोल्यूशन ले रखे थे, राइट वाले कंपार्टमेंट में हम लोग कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन ले रखे थे। इसमें जिसमें हमारा कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन था उसमें हम लोग एक रॉड को भी लगा रहे थे, एक इलेक्ट्रोड को लगा रहे थे, और वो इलेक्ट्रोड बेसिकली आपका कॉपर का ही था। सेकेंडली हमारा जो दूसरा कंटेनर है जिसमें जिंक सल्फेट था उसमें भी हम एक इलेक्ट्रोड को लगा रहे थे, वो इलेक्ट्रोड बेसिकली आपका जिंक का था। उस दोनों इलेक्ट्रोड को क्या कर दे रहे थे हम लोग, वायर के थ्रू वोल्टमीटर से हम लोग कनेक्ट कर दे रहे थे, ताकि अगर उसमें हमारा करंट मतलब वोल्टेज का हमारा करंट का ट्रांसफ़र हो तो वोल्टमीटर हमारा डिफ्लेक्शन शो करेगा। इस टाइप से हम लोग ड्रॉ किए थे। इस दोनों हम लोग क्या चीज़ करते हैं, कंपार्टमेंट को जोड़ने के लिए एक ब्रिज को यूज़ करते हैं। दैट ब्रिज इज बेसिकली साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज एक्चुअल में क्या है ये हम बताएंगे आपको आगे, इसका फंक्शनिंग बताएंगे कि हाउ डज साल्ट ब्रिज वर्क एक्सेट्रा। तो ये हम लोग का बेसिकली सेटअप था, जिस केस में हम आपको बताए थे कि ये जो हमारा कंपार्टमेंट है बेसिकली एक्चुअल में ये जो हमारा सेल है इसमें जो हमारा केमिकल रिएक्शन हो रखा होता है, दैट केमिकल रिएक्शन इज बेसिकली Zn प्लस या जिंक सॉलिड प्लस Cu2 प्लस एक्वस is giving Zn2 प्लस एक्वस प्लस Cu सॉलिड कॉपर सॉलिड। आयनिक फॉर्म में हम लोग यही लिखे थे। जब हम लोग इसको दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किए थे तो ये दोनों जो पार्ट हमारा मिलकर के आया था, एक जिंक के लिए अलग, एक कॉपर के लिए अलग, दैन बोथ इज कॉल्ड बेसिकली रेडॉक्स कपल। जिसमें से हम लोग जिंक के लिए अगर देखें तो LHS में हमारा जिंक सॉलिड है, ये RHS में किस में कन्वर्ट हो गया है, Zn2 प्लस में, तो Zn2 प्लस में कन्वर्ट हो गया एक्वस। अगर बैलेंस करेंगे तो इधर में दो इलेक्ट्रॉन को हम लोग ऐड करेंगे, तभी तो +2 -2 0। अगर कॉपर के लिए बात करेंगे तो इधर में हमारा Cu2 प्लस एक्वस ये दो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, देन इट विल कन्वर्ट इनटू न्यूट्रल कॉपर सॉलिड स्टेट में। क्लियर। तो ये हम लोग पढ़ चुके थे। हम लोग देखे थे कि यहाँ पे जिंक का बेसिकली क्या हो रहा है मेरा ऑक्सीडेशन। क्यों? क्योंकि जिंक का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है 0, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया +2, और जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है। जिंक इसी कंपार्टमेंट में है, जिंक पे हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब ये बेसिकली हो गया आपका एनोड। पढ़ चुके थे हम लोग वैसा इलेक्ट्रॉन जिस पे ऑक्सीडेशन होगा। जबकि कॉपर की बात करें तो कॉपर का यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट 0, +2 से 0 मतलब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब रिडक्शन। तो हमारा जिस इलेक्ट्रॉन पे हमारा रिडक्शन होता है दैट इलेक्ट्रॉन इज बेसिकली कैथोड। ये हम लोग पढ़ चुके थे, इतना तक हम लोग पढ़ चुके थे। दिस बोथ टर्म इज कॉल्ड रिडॉक्स कपल। अब इस केस में हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब इस वाले कंपार्टमेंट में मेरा ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि एनोड है, जिंक इधर में पड़ा हुआ है, इसलिए दिस कंपार्टमेंट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन हाफ सेल, या तो इसको ऑक्सीडेशन हाफ सेल बोलते हैं, नहीं तो हम लोग ऑक्सीडेशन मतलब एनोड तो एनोडिक कंपार्टमेंट बोलते हैं। जबकि इस केस में कॉपर का हमारा रिडक्शन हो रहा है तो दिस हाफ सेल इज बेसिकली कॉल्ड रिडक्शन हाफ सेल। ये सब हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके थे। क्लियर। दिस इज कॉल्ड बेसिकली रिडक्शन हाफ सेल एंड ओवरऑल दोनों को मिला देंगे तो वो हमारा कहा जाएगा क्या चीज़ हमारा ओवरऑल द गैल्वेनिक सेल। अब देखिए तो हम लोग ये भी पढ़े थे कि गैल्वेनिक सेल का मेन हमारा फंक्शन क्या है। तो गैल्वेनिक सेल का मेन हमारा फंक्शन यही है कि वो केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। केमिकल एनर्जी को बेसिकली किस चीज़ में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और हम आपको ये भी बताए थे कि एक्चुअल में जो हमारा गैल्वेनिक सेल होता है उसमें स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होता है। क्या होता है बेसिकली आपका स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। तो फर्स्ट पॉइंट इसका या पहला प्रॉपर्टी तो यही है कि स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन हैपेंस, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन अकर्स। स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन मतलब दैट केमिकल रिएक्शन विच विल अकर बाय इट्स ओन, जो खुद ब खुद होगा, जो बेसिकली यही मेरा स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन।
अब देखिए अगर इस कंपार्टमेंट की हम लोग बात करें, अब हम लोग इसका फंक्शनिंग पढ़ते हैं कि एक्चुअल में वर्क कैसे करता है। सेटअप तो आपको समझ में आया सारा कुछ, अब ये वर्क कैसे करता है हमारा, कैसे हम लोग को इधर में वोल्टेज मिलेगा, कौन सा डायरेक्शन हमारा करंट किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ये सब वो सब। पहले देखिए इधर में एक्चुअल में अगर हम लोग गौर करें इन दो इक्वेशन पे, एक इक्वेशन है हमारा ये जिंक सॉलिड गिव्स Zn2 प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अगर इस इक्वेशन पे हम लोग फोकस करें तो ये इक्वेशन देखिए एक्चुअल में है क्या। यहाँ पे जिंक जो हमारा सॉलिड स्टेट में है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है वो चला जा रहा है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, मतलब जिंक का हमारा क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन। और ये कौन सा जिंक का हो रहा है, तो न्यूट्रल जिंक का। न्यूट्रल जिंक है कहाँ पे प्रेजेंट हमारा सॉलिड स्टेट में, क्योंकि अगर इस जिंक की बात करें तो ये जिंक न्यूट्रल नहीं है, इस जिंक पे हमारा +2 चार्ज होगा Zn2+ और सल्फेट पे चार्ज होगा -2। सिमिलरली कॉपर पे भी चार्ज होगा +2, सल्फेट पे चार्ज होगा -2। तो ये जिंक तो हमारा न्यूट्रल नहीं है, दैट इज Zn2+ एक्वस। ये जिंक हमारा न्यूट्रल है, तभी तो हमारा सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रोड की तरह वर्क कर रहा है ना। तो ये जिंक सॉलिड हमारा एक्चुअल में Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये जिंक हमारा क्या चीज़ है, ये वाला जिंक है कि ये वाला जिंक है, ऑब्वियसली सॉलिड स्टेट में ये वाला, मतलब ये बेसिकली हो गया रॉड, ये जिंक का रॉड है हमारा, ठीक है। तो इधर में यही जिंक का रॉड क्या हो जा रहा है ऑक्सीडाइज। कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो जिंक का रॉड हमारा भी न्यूट्रल में प्रेजेंट है, जब केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा तो यही जिंक का रॉड किस में कन्वर्ट हो जा रहा होगा Zn2+ में, और कितना इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दे रहा होगा 2 इलेक्ट्रॉन। आई बात समझ में, कौन ये जिंक का रॉड, मतलब ये जिंक रॉड कन्वर्ट हो रहा होगा, मतलब ब्रेक कर रहा होगा कंटिन्यूसली Zn2+ एक्वस और 2 इलेक्ट्रॉन। तो जो Zn2+ एक्वस होता है इस रॉड से ब्रेक होकर के वो इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में इसमें, मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट है कंटेनर में या इसमें हमारा कंपार्टमेंट में आ जाता है। कौन सा, दैट Zn2+ एक्वस, बिकॉज दिस जिंक रॉड इज ब्रेकिंग इनटू बोथ दिस। Zn2+ एक्वस इसमें चला जाएगा, बाकी बच गया कितना हमारा 2 इलेक्ट्रॉन। तो बाकी जो 2 इलेक्ट्रॉन बच गया तो इलेक्ट्रॉन इस वायर के थ्रू फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। क्लियर, आई बात समझ में। दिस जिंक रॉड विल ब्रेक इनटू Zn2+ एक्वस एंड Zn2+ एक्वस विल मूव इनसाइड द इलेक्ट्रोलाइट एंड द 2 इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द वोल्टमीटर और टुवर्ड्स द अनदर कंपार्टमेंट। क्लियर। नाउ अब इधर से 1 इलेक्ट्रॉन हम दिखला रहे हैं, एक्चुअल में एक जिंक से हमारा 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहा होगा। अब देखो अगर आप इधर में देखोगे तो इस जिंक पे हमारा क्या हो रहा है, ये जिंक हमारा कन्वर्ट हो जा रहा है Zn2+ एक्वस और 2 इलेक्ट्रॉन में, मतलब जितना जिंक होगा वो Zn2+ एक्वस इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा होगा, फिर Zn2+ एक्वस दूसरा जिंक फिर इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा होगा, क्योंकि ये रॉड होगा हमारा काफ़ी। कुछ देर बाद क्या होगा कि सारा मतलब बहुत सारा जिंक हमारा Zn2+ एक्वस में इसमें कन्वर्ट कर जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स मेरा इसके थ्रू फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी इलेक्ट्रॉन्स मेरा होगा कहाँ पे, रॉड पे। क्यों, क्योंकि Zn2+ एक्वस तो टूट करके आ गया, अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कंटिन्यूअस होगा, सिस्टमेटिक होगा। Zn2+ एक्वस तो ब्रेक करके जल्दी आ जाएगा, तो बाकी फिलहाल थोड़ी देर के लिए तो इलेक्ट्रॉन इसी पे एक्यूमुलेटेड रहेगा और वही इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव करके जाएगा। मतलब इस इलेक्ट्रॉन पे हमारा क्या चीज़, इलेक्ट्रॉन का एक्यूमुलेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जमा हो रहा है। जब इस इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट हो रहा है, जमा हो रहा है यही वाला इलेक्ट्रॉन, मतलब इस इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस की वजह से निगेटिव चार्ज। मतलब यहाँ पे जो एनोड होगा वो एनोड कैसा चार्ज होगा, निगेटिवली चार्ज। कैसा चार्ज होगा, बेसिकली निगेटिवली चार्ज। आई बात समझ में। क्या हम आपको बताएं एक बार वापस से, दिस जिंक रॉड इज ब्रेकिंग इनटू Zn2+ एंड रिलीजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। Zn2+ विल सडनली कम इनटू दिस इलेक्ट्रोलाइट, तुरंत ये जिंक रॉड टूटेगा, मतलब उसका एक ही एटम टूटा तो वो तुरंत Zn2+ इसमें चला आया, इलेक्ट्रॉन इधर। अब इलेक्ट्रॉन का कंटिन्यूअस फ्लो है, मतलब इलेक्ट्रॉन इस पे एक्यूमुलेट होता रहेगा और धीरे धीरे स्टेप से फ्लो करता रहेगा हमारा। मतलब इस रॉड पे इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट हो रहा है, मतलब इस इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज, निगेटिव चार्ज। आई बात समझ में, अरे हाँ या नहीं, आई बात समझ ना, निगेटिव चार्ज। कहने का मतलब ये हो गया कि गैल्वेनिक सेल में एनोड कैसा चार्ज होगा, निगेटिवली चार्ज। अगर आप पहले के डेफिनेशन से पढ़ोगे कि एनोड हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है तो गलत हो गया कि नहीं हो गया, नहीं। एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, देखिए जिंक का ऑक्सीडेशन होता रहा है, दैट मीन्स ये एनोड है, और इस केस में एनोड पे कौन सा चार्ज होगा, निगेटिव। तो हमेशा ध्यान में रखना है, इन केस ऑफ गैल्वेनिक सेल और वोल्टेइक सेल एनोड इज ऑलवेज निगेटिवली चार्ज। एनोड हमेशा कैसा चार्ज होता है, निगेटिवली चार्ज। तो एक पॉइंट ये इसका प्रॉपर्टी हम आपको लिख दे रहे हैं, एनोड इज निगेटिवली चार्ज्ड हमेशा इन केस ऑफ गैल्वेनिक सेल और वोल्टेइक सेल। हमेशा एनोड कौन सा चार्ज होगा, निगेटिवली चार्ज होगा। आई बात समझ में, क्लियर। नाउ अगर अब हम लोग देखें तो ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव करके आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इस वायर के थ्रू मूव करके आ जाए। जैसे ही इलेक्ट्रॉन वोल्टमीटर के पास से फ्लो करेगा, चार्ज का फ्लो हुआ, मतलब वोल्टमीटर विल शो डिफ्लेक्शन,
अरे वोल्टमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा कि नहीं, वोल्टमीटर डिफ्लेक्शन शो किया मतलब चार्ज का फ्लो हुआ, चार्ज का फ्लो मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिला कि नहीं मिला हम लोग को, मिल गया सर, ठीक है, आई बात समझ में। अब वो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव करके आ रहा है, अब इस कंपार्टमेंट में क्या रिएक्शन हो रहा है, इस कंपार्टमेंट में ये रिएक्शन हो रहा है कि Cu2 प्लस इज गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्टिंग इनटू न्यूट्रल कॉपर। Cu2 प्लस, अब ये तो कॉपर न्यूट्रल है तो ये तो नहीं है, बेसिकली हमारा रिएक्टेंट साइड में Cu2 प्लस है, तो Cu2 प्लस मतलब ये जो कॉपर होगा वो यही जो 2 इलेक्ट्रॉन इधर के थ्रू इस हमारा क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोड के थ्रू कंटेनर में आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही आया होगा तो ये Cu2 प्लस उस इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया है, गेन कर लिया है। देखिए Cu2 प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और कन्वर्टेड इनटू न्यूट्रल कॉपर, और जैसे ही गेन कर लिया तो न्यूट्रल हो गया, इस पे +2 चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे -2 चार्ज, तो ये हमारा न्यूट्रल हो गया, और न्यूट्रल होगा तो जा करके यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा, क्योंकि यही कॉपर तो हमारा न्यूट्रल है। अरे आई बात समझ में, मतलब इस इलेक्ट्रोड पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन के गेन होने की वजह से इलेक्ट्रॉन गेन किया हमारा, तब जा करके ये इस पे डिपॉजिट हुआ, मतलब ये इलेक्ट्रोड हमारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है कि इलेक्ट्रॉन रिच है। अरे इसको इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ा कि इलेक्ट्रॉन को लूज करना पड़ा, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ा, गेन करना पड़ा है। अरे पड़ा है कि नहीं पड़ा है, इलेक्ट्रॉन को गेन करना पड़ा। अब ये इलेक्ट्रॉन को गेन करना पड़ा है, कॉपर के इलेक्ट्रॉन को गेन कब करना पड़ेगा, जब इलेक्ट्रॉन का कमी होगा कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन का कमी होगा, डिफिशियंसी होगा, और इलेक्ट्रॉन कम है हमारा, मतलब कौन सा चार्ज, पॉजिटिव की निगेटिव, कमी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से पॉजिटिव चार्ज, मतलब इस केस में हमारा जो ये कॉपर का इलेक्ट्रोड है जो कि कैथोड है, इस केस में कैसा चार्ज होगा, ये हमेशा पॉजिटिवली चार्ज, मतलब इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, इस पे कैसा चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज। क्लियर, आई बात समझ में, अरे आई बात समझ में ना। दैट मीन्स कि गैल्वेनिक सेल में कैथोड इज कैसा चार्ज ऑलवेज, द कैथोड इज पॉजिटिवली चार्ज। इन केस ऑफ गैल्वेनिक सेल कैथोड हमेशा कैसा चार्ज रहता है, पॉजिटिवली चार्ज रहता है। क्लियर, सेल समझ में आ रहा है आपको, सेटअप समझ में आ रहा है, ठीक है। तो हो क्या रहा है, देखिए जिंक रॉड इज ब्रेकिंग इनटू Zn2 प्लस and which is coming inside the electrolyte, and the 2 electrons start moving towards the cathodic compartment और reduction half cell। वोल्टमीटर के थ्रू डिफ्लेक्शन होगा, दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है हमारा, इधर से हमारा आ गया, यहाँ से Cu2 प्लस को गेन किया, फिर इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे हमारा चला गया। आई बात समझ में, मतलब अगर हम लोग एनोडिक कंपार्टमेंट की बात करें, मतलब ऑक्सीडेशन हाफ सेल में, तो इधर में हो क्या रहा है हमारा, तो जिंक रॉड ब्रेक्स इनटू Zn2 plus ion which move inside the electrolyte, ठीक है। जिंक रॉड हमारा क्या हो रहा है, Zn2 प्लस आयन में ब्रेक कर रहा है, और वो Zn2 प्लस आयन हमारे इलेक्ट्रोलाइट में ब्रेक कर जा रहा है, और इस कंपार्टमेंट में क्या हो रहा है, ये कौन से कंपार्टमेंट की बात है, तो दिस इज द टॉक ऑफ बेसिकली विच कंपार्टमेंट, दिस इज द टॉक ऑफ बेसिकली एनोडिक कंपार्टमेंट। एनोडिक कंपार्टमेंट में कुछ यूं चीज़ हो रहा है, ठीक है, एनोडिक कंपार्टमेंट। जबकि अगर हम लोग कैथोडिक कंपार्टमेंट की बात करें, तो कैथोडिक कंपार्टमेंट में क्या हो रहा है, कैथोडिक कंपार्टमेंट में एक्चुअल में क्या हो रहा है, तो ये फंक्शनिंग आप लिखोगे तभी आपको याद रहेगा, कि रिवाइज करोगे तो समझ में आएगा कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। और कैथोडिक कंपार्टमेंट में क्या हो रहा है, जो कॉपर आयन हमारा इलेक्ट्रोलाइट है वही 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके इधर में जाकर के डिपोजिट हो जा रहा है, मतलब Cu2 plus ion of CuSO4 electrolyte gains 2 electron and gets deposited on cathode। है बस समझे, न्यूट्रल में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पे तो न्यूट्रल नहीं रह सकता, उधर में जाकर के डिपॉजिट हो जाएगा। कहने का मतलब ये हो गया कि ये जिंक रॉड कंटिन्यूअसली ब्रेक कर रहा है, मतलब जिंक का रॉड कंटिन्यूअसली टूट रहा है। तो अगर आप इतना मोटा जिंक का रॉड लोगे तो थोड़ी देर बाद जब ये सेल वर्क करेगा तो जिंक का रॉड क्या होता जाएगा, थिन होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें से जिंक टूटता रहेगा इस चीज़ में। जबकि जो कॉपर का इलेक्ट्रॉन जितना लोगे उस पर तो कुछ और यहाँ पे सॉल्यूशन वाला जो कॉपर है वो जाकर के डिपोजिट हो जा रहा है, मतलब वो और क्या होता चला जाएगा, मतलब क्या होता चला जाएगा, वो मोटा होता चला जाएगा। दैट मीन्स हमारा क्या चीज़ हो गया, दैट मीन्स जिंक रॉड हमारा कंटिन्यूसली क्या होता चला जाएगा हमारा, तो उसका कंसंट्रेशन घटता चला जाएगा। जबकि कॉपर के रॉड हमारा क्या होता चला जाएगा कंटिन्यूसली, तो उसका कंसंट्रेशन हमारा लगातार बढ़ता चला जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं आई? आई बात समझ में? तो इस टाइप से अब देखिए, अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो अगर हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कौन कंपार्टमेंट से कौन सा कंपार्टमेंट हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो, क्योंकि जिंक ही इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है,
तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हमारा हो रहा है, एरो दिखला रहा है इलेक्ट्रॉन का फ्लो, दिस इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है हमारा ऑक्सीडेशन हाफ सेल से रिडक्शन हाफ सेल से, मतलब एनोडिक कंपार्टमेंट टू कैथोडिक कंपार्टमेंट, मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम एनोडिक कंपार्टमेंट टू कैथोडिक कंपार्टमेंट। इलेक्ट्रॉन का फ्लो हमेशा कौन से कंपार्टमेंट से कौन से कंपार्टमेंट की तरफ हो रहा है, एनोडिक कंपार्टमेंट से कैथोडिक कंपार्टमेंट की तरफ। और फिजिक्स में आप पढ़े होंगे कि हमारा जो भी डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रॉन के फ्लो का, उसका अपोजिट डायरेक्शन होता है करंट के फ्लो का। हम लोग हमेशा से ऐसा मान करके चलते हैं कि करंट ऑलवेज फ्लोज इन द अपोजिट डायरेक्शन इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन हमारा इस कंपार्टमेंट से इस कंपार्टमेंट की तरफ मूव कर रहा है, दैट मीन्स करंट हमारा कौन सा कंपार्टमेंट की तरफ से कौन सा कंपार्टमेंट की तरफ मूव करेगा, उल्टा डायरेक्शन में। मतलब करंट का डायरेक्शन ये होगा, आई स्टैंड्स फॉर करंट। दैट मीन्स अगर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एनोडिक टू कैथोडिक है, दैट मीन्स फ्लो ऑफ करंट is from उल्टा कैथोडिक टू एनोडिक कंपार्टमेंट। क्लियर, कैथोडिक टू एनोडिक कंपार्टमेंट। आई बात समझ में? तो ये सब बेसिकली प्रॉपर्टी हो, मैं आपको ये कैसे वर्क करता है समझ में आ रहा होगा। बेसिक सा वर्किंग है, क्विक रिवाइज हम लोग करते हैं, कुछ नहीं होता है। गैल्वेनिक सेल जब भी हम लोग ड्रॉ करते हैं तो ऑलवेज लेफ्ट साइड में हम लोग एनोडिक कंपार्टमेंट को ड्रॉ करते हैं, जबकि राइट साइड में हम लोग कैथोडिक कंपार्टमेंट को ड्रॉ करते हैं। क्लियर, आई बात समझ में? एनोडिक कंपार्टमेंट है मतलब हम हमेशा उसका ऑक्सीडेशन होगा, तो ऑक्सीडेशन होता है तो वो हमेशा क्या करता है, जो रॉड होता है वो अपने आयंस में ब्रेक कर जाता है, वो उसका आयन इधर में इलेक्ट्रोलाइट में हमारा चला आता है, जबकि इलेक्ट्रॉन इधर से फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। इसमें हमारा क्या हो रहा है, कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, ये Cu2+ है एक्वस स्टेट में, मतलब ये वाला Cu2+ है। ये क्या करेगा, उस 2 इलेक्ट्रॉन जो इधर से आएगा रॉड के थ्रू, वायर के थ्रू, उसको गेन कर लेगा और इधर में न्यूट्रल हो गया, मतलब इधर में जाकर के डिपॉजिट हो जाएगा। मतलब क्या हो रहा है, पहला बात तो स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन ऑलवेज अगर, ये तो हम लोग जानते ही हैं। एनोड हमारा इस केस में कैसा चार्ज हो गया, निगेटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि एनोड पे हमेशा हमारा इलेक्ट्रॉन हायर अमाउंट में है, क्योंकि ये कंटिन्यूअसली Zn2+ और 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सरप्लस है। जब ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रॉन है मतलब कौन सा चार्ज होगा, निगेटिवली चार्ज। वेयर एज इस केस में क्या हो रहा है, हमारा कॉपर हमारा इधर में 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, मतलब इस पर क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी है, इलेक्ट्रॉन का कमी है। इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी की वजह से कौन सा चार्ज, ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव चार्ज। जिंक रॉड कंटिन्यूअसली Zn2+ आयन में ब्रेक कर रहा है और इलेक्ट्रॉन उधर से मूव कर रहा है, जबकि कॉपर 2+ आयन Cu2+ आयन क्या कर रहा है, उसी 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके इधर में जाकर के डिपॉजिट हो जा रहा है कैथोड पे। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा हमारा इस कंपार्टमेंट से इस कंपार्टमेंट के थ्रू हो रहा है, सिंस फ्लो ऑफ करंट हमारा ऑक्सीडेशन हाफ सेल से रिडक्शन हाफ सेल हो रहा है, सॉरी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन हाफ सेल से रिडक्शन हाफ सेल हो रहा है, तो ऑलवेज फ्लो ऑफ करंट हमारा रिडक्शन हाफ सेल से कौन से हाफ सेल में होगा, ऑक्सीडेशन हाफ सेल में ही होगा। आई बात समझ में? इतना सारा बात आपको होप आपको समझ में सारा कुछ आ रहा होगा। अब देखिए तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, तो ये बेसिक वर्किंग है। अभी थोड़ा सा हम लोग एक चीज़ और देखते हैं। अगर हम लोग देखें इस केस में, चलिए सारा कुछ सेटअप ठीक है, कोई हम लोग को इस केस में प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर मान लीजिए कि थोड़े देर 10 मिनट 15 मिनट हाफ आवर 1 आवर, मान लीजिए कि 1 आवर हमारा सेल वर्क किया, तो 1 आवर सेल वर्क किया तो पक्का जिंक का रॉड हमारा कंज्यूम हो रहा है, ये हमारा कॉपर का रॉड और क्या होता चला जाएगा, ये रॉड थिन होता चला जाएगा, पतला होता चला जाएगा, वेरएज कॉपर का रॉड हमारा क्या होता चला जाएगा, थिक होता चला जाएगा। तो एक प्रॉपर्टी आप ये भी लिख लीजिए, आफ्टर सम टाइम जिंक रॉड जो कि बेसिकली जिंक इस केस में एनोड है, तो जिंक रॉड कहने का मतलब क्या हो गया, एनोड becomes thin whereas कॉपर इस केस में क्या है हमारा, कैथोड। मतलब अरे हम इस केस में जिंक लिए तो ना, हम लोग कोई दूसरा चीज़ ले लेते। कहने का मतलब कि एनोड हमारा कंटिन्यूअसली थिन होता चला जाएगा, पतला होता चला जाएगा, कैथोड मोटा होता चला जाएगा। इसका कैथोड कॉपर है, इस केस में एनोड जिंक है, तो उसी से हम लोग मतलब थिन वेयरएज कॉपर रॉड जो कि कैथोड है दैट बिकम्स थिक, वो कंटिन्यूअसली क्या होता चला जाएगा, आपका थिक होता चला जाएगा। क्लियर? आई बात समझ में? होप आपको सारी बातें समझ में आ रही होगी। अब थोड़ी देर बाद क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि थोड़ा देर हमारा ये सब सारा कुछ हो गया, ठीक है, मतलब सेल हाफ आवर या 1 आवर वर्क कर चुका है। अब क्या होगा हमारा, जैसे ही सेल इतना देर वर्क कर चुका होगा, तो एक चीज़ गौर करने वाली बात यहाँ पे ये है कि सेल के कुछ देर वर्किंग के बाद यहाँ पे ये जिंक रॉड क्या करा, Zn2+ आयन
इसको कंटिन्यूअसली सप्लाई कर रहा है किस चीज़ में, इलेक्ट्रोलाइट में। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि पहले तो जितना Zn2+ था उतना ही SO4 था, तो पहले तो ओवरऑल न्यूट्रल ही था सॉल्यूशन हमारा, कोई चार्ज नहीं था। लेकिन इधर से Zn2+ आयन कंटिन्यूअसली आ रहा है, मतलब ये जो एनोडिक कंपार्टमेंट है ऑक्सीडेशन हाफ सेल, कैसा चार्ज लगातार होते चला जाएगा, पॉजिटिव चार्ज वाला आ रहा है। मतलब ये हमारा कंटेनर कैसा चार्ज होने लगेगा, पॉजिटिवली चार्ज। दिस कंटेनर और दिस हाफ सेल थोड़ी देर बाद पॉजिटिव चार्ज होता चला जाएगा, मतलब इसमें पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होता चला जाएगा। अगर हम लोग रिडक्शन हाफ सेल की बात करें तो रिडक्शन हाफ सेल में क्या हो रहा है, ये Cu2+ इलेक्ट्रॉन को गेन करके तो भाई न्यूट्रल हो जा रहा है, बच क्या जा रहा है SO4 अब SO4 बच जा रहा है हमारा, SO4 मतलब ये निगेटिवली चार्ज वाला है, ये तो पॉजिटिव चार्ज वाला इधर से जो इलेक्ट्रॉन है उसको गेन किया और डिपॉजिट हो गया, ये हमारा निगेटिव चार्ज वाला, मतलब इस कंटेनर में हमारा निगेटिव चार्ज थोड़ी देर बाद एक्यूमुलेट हो जाएगा, जब थोड़ी देर हमारा केमिकल रिएक्शन होगा, मतलब इस कंटेनर में कौन सा चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा, निगेटिव चार्ज। दिस हाफ सेल विल बी निगेटिवली चार्ज, मतलब चार्ज सेपरेशन हो गया, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज जमा होता चला गया, दूसरी तरफ कौन सा चार्ज हमारा जमा होता चला गया, निगेटिव चार्ज। अब जरा आप खुद सोचिए कि जब कुछ देर मतलब हाफ आवर 1 आवर हमारा इधर में ये सेल वर्क कर चुका होगा, करंट हम लोग को सफिशिएंट उस टाइम मिल रहा है, अब क्या होगा, उतने देर बाद क्या होगा कि जो रिडक्शन हाफ सेल है वो निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, मतलब उसमें निगेटिव चार्ज जमा हो जाएगा, जो ऑक्सीडेशन हाफ सेल है उसमें पॉजिटिव चार्ज जमा हो जाएगा। अगर इस कंपार्टमेंट में निगेटिव चार्ज जमा होते चला गया, मतलब निगेटिव चार्ज इधर काफ़ी हाई अमाउंट में हो गया, अब अगर निगेटिव चार्ज इधर पहले हाई अमाउंट में हो जाएगा तो अब कभी भी इलेक्ट्रॉन इधर से फ्लो होकर के इधर आएगा क्या, नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि दिस कंटेनर इज नेगेटिवली चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो नेगेटिवली चार्ज, तो वो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आएगा, देखेगा कि नेगेटिव चार्ज नेगेटिव में क्या हो जाएगा, रिपल्सन, मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, हमारा बंद हो जाएगा। तो आफ्टर सम टाइम when negative charge accumulates in the reduction half cell whereas positive charge accumulates in the oxidation half cell, पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीडेशन हाफ सेल में क्यों एक्यूमुलेट हुआ, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ Zn2+ आयन, जो कहाँ से आया, जिंक के रॉड से आया, क्योंकि ये दोनों तो आपस में न्यूट्रल ही है। वेयरएज नेगेटिव चार्ज क्यों एक्यूमुलेट हुआ हमारा कैथोडिक कंपार्टमेंट में, इस वजह से एक्यूमुलेट हुआ, क्यों, क्योंकि हमारा क्या चीज हो गया, कॉपर 2+ जो कटायन था वो तो इलेक्ट्रॉन को गेन करके न्यूट्रल हो गया, बच गया क्या चीज, अनायन मतलब निगेटिव चार्ज, तो इधर में निगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होने लगता है कैथोडिक कंपार्टमेंट में। एनोडिक कंपार्टमेंट में कौन सा चार्ज एक्यूमुलेट होने लगता है, पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होने लगता है, जिसकी वजह से इधर में निगेटिव चार्ज, तो फर्दर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बंद हो जाएगा, और जैसे ही फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बंद हो गया इसका मतलब कि करंट फ्लो करना बंद, ऑब्वियसली मतलब करंट फ्लो करना बंद, मतलब ये सेल वर्क ही नहीं कर रहा है। तो इसी सेल को कंटिन्यूअस वर्क कराने के लिए हम लोग कौन सा ब्रिज का यूज करते हैं, दिस ब्रिज इज यूज विच इज बेसिकली कॉल्ड साल्ट ब्रिज। इस ब्रिज को हम लोग यूज करते हैं, जिस ब्रिज को हम लोग क्या बोलते हैं, साल्ट ब्रिज। इसके बारे में हम लोग आगे ऑब्वियसली पढ़ेंगे। ये साल्ट ब्रिज क्या करेगा, दोनों कंटेनर में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है, हम लिखेंगे पॉइंट वाइज। जैसे इस कंटेनर में पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ Zn2+ आयन, तो क्या करेगा, इधर से ले भाई, तो Zn2+ आयन इधर से चल फ्लो करना स्टार्ट कर दे, तो पॉजिटिव चार्ज वाला इधर से जाएगा, इधर में आने लगेगा। यहाँ पे कौन सा चार्ज है, SO4 आयन, SO4 निगेटिव चार्ज, वो करेगा तू ले निगेटिव चार्ज इधर से फ्लो करना स्टार्ट कर दे, तो निगेटिव चार्ज फ्लो करके इधर से इधर आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज फ्लो करके इधर से इधर आ जाएगा, तो ये भी लगभग ओवरऑल न्यूट्रल रहेगा, ये भी ओवरऑल न्यूट्रल रहेगा। अब ये न्यूट्रल है तब तो आसानी से इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो सकता है ना। तो साल्ट ब्रिज का मेन फंक्शन क्या है कि सेल का वर्किंग बंद नहीं हो, सेल वर्क करना क्लोज नहीं करे, इसके लिए ये क्या करता है, आयन का एक्सचेंज कराता है। जैसे इस केस में निगेटिव हमारा चार्ज ये इस पर जमा हो रहा है, तो पॉजिटिव आयन इधर से इधर ट्रांसफर कर देगा, इधर में हमारा पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है, तो निगेटिव आयन, तो एक्सचेंज ऑफ आयन इज द मेन पर्पस ऑफ द साल्ट ब्रिज, so that electrical neutrality is maintained in both of the half cell, oxidation half cell as well as reduction half cell। जब दोनों हाफ सेल में हमारा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगा तब आसानी से हमेशा इलेक्ट्रॉन का फ्लो होते चला जाएगा, हमारा सेल लॉन्ग टाइम के लिए वर्क करेगा, नहीं तो फिर सेल वर्क नहीं करेगा। आई बात समझ में ना। तो साल्ट ब्रिज का हम पढ़ेंगे आगे, या आप यहीं पे लिख भी सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। पहले तक 2 पॉइंट और लिख देते हैं हम लोग इसका। देखिए चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आप अच्छे से समझिएगा तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। क्वेश्चंस भी इसके खूब सारे बनते हैं, एकदम मस्त, मतलब मज़ेदार चैप्टर है, बोरिंग आपको कभी फील नहीं होगा। बशर्ते यही है कि आप अच्छे से लेक्चर अटेंड कीजिए, जो भी चीज़ पढ़ाया जा रहा है उसको बार बार रिवाइज कीजिए, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। तो आफ्टर सम टाइम जब सेल कुछ देर हमारा वर्क कर जाएगा, तो आफ्टर सम टाइम
कुछ देर हमारा जब सेल वर्क कर जाएगा देन कैथोडिक कंपार्टमेंट COMPT फॉर कंपार्टमेंट, कंप्यूटर नहीं, ठीक है। कैथोडिक कंपार्टमेंट बिकम्स निगेटिवली चार्ज्ड। कैथोडिक कंपार्टमेंट कैसा चार्ज हो जाएगा? निगेटिवली चार्ज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ SO4-2 आयन, मतलब अनायन मतलब निगेटिवली चार्ज। ये सब पॉइंट आप प्लीज़ लिख लीजिएगा, थोड़ा सा लिखवा हम जरूर रहे हैं। लिखवाने का मेरा मकसद ये है कि आप जब रिवाइज करोगे तो आपको सारा क्लियर होगा कि सेल वर्क कैसे कर रहा है, ठीक है। वेयर एज एनोडिक कंपार्टमेंट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड, whereas anodic compartment becomes positively charged due to the presence of Zn2+ आयन। आई बात समझ में? कुछ देर वर्किंग के बाद क्या होगा, हमारा कैथोडिक कंपार्टमेंट निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, whereas एनोडिक कंपार्टमेंट पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। और जैसे ही ये हो जाएगा देन सेल विल स्टॉप वर्किंग, सेल हमारा वर्किंग बंद कर देगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज, इधर भी निगेटिव चार्ज, तो निगेटिव के बीच में क्या होगा? रिपल्सन, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट बंद हो जाएगा। एंड हेंस द सेल विल स्टॉप वर्किंग ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस, चार्ज के डिफरेंट प्लेसेस पर जमा हो जाने की वजह से हमारा क्या होगा? सेल वर्क करना बंद कर देगा, क्योंकि इसको इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना है, मतलब चार्ज का फ्लो होना चाहिए, चार्ज हमारा कहीं पे भी एक्यूमुलेट जमा नहीं होना चाहिए। तो इसी सेल को वर्क करने के लिए हम लोग बेसिकली किस चीज़ का यूज करते हैं? तो हम लोग बेसिकली यूज करते हैं साल्ट ब्रिज। तो साल्ट ब्रिज का मेन फंक्शन क्या है? तो साल्ट ब्रिज का मेन फंक्शन यही है कि इट एक्सचेंजेस द आयन बिटवीन कैथोडिक कंपार्टमेंट एंड एनोडिक कंपार्टमेंट, जिसकी वजह से हमारा दोनों कंपार्टमेंट में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कंटिन्यूअसली मेंटेन्ड रहेगा, और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन्ड रहेगा तो ये सेल कंटिन्यूअसली वर्क करते रहेगा। आई बात समझ में? क्लियर? होप ये सब बातें आपको समझ में आई होगी। क्लियर? तो साल्ट ब्रिज के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम लोग देख लीजिए, लिख ही लीजिए आप साल्ट ब्रिज का, यहीं पे जो हम लोग इतना पॉइंट लिख ही लिए हैं। हेंस साल्ट ब्रिज इज यूज्ड, साल्ट ब्रिज, ठीक है। साल्ट ब्रिज देखिए एक्चुअल में है क्या? साल्ट ब्रिज हमारा कोई नहीं, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे KCl हो गया, NaOH3 हो गया, ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जो इनर्ट है, इनर्ट मतलब दैट डज नॉट पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन, जिसमें रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करे, तो कोई भी इलेक्ट्रोलाइट होता है तो उस इलेक्ट्रोलाइट को सॉलिडिफाई करके एक अगर सॉल्यूशन होता है और गिलेटिन का सॉल्यूशन होता है, उसके प्रेजेंस में उसको सॉलिडिफाई करके इस यू मतलब शेप के ट्यूब टाइप का हम लोग बना देते हैं। दिस यू ट्यूब इज बेसिकली कॉल्ड साल्ट ब्रिज। तो साल्ट ब्रिज इज नथिंग, इट इज सिंपली अ यू शेप्ड ट्यूब मेड अप ऑफ एनी इनर्ट इलेक्ट्रोड। आई बात समझ में? सॉरी, एनी इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, किसी इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट की वजह से, जैसे KCl ये सब हो गया, तो उन सब के हेल्प से हमारा यू शेप्ड का ट्यूब जो हमारा एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन इसमें पार्टिसिपेट करता है, दैट इज बेसिकली साल्ट ब्रिज। तो हेंस साल्ट ब्रिज है क्या चीज़ हमारा? यू शेप्ड ट्यूब मेड up of solidified inert electrolyte मतलब that type of electrolyte which must not participate in the chemical reaction। अब यही chemical reaction में पार्टिसिपेट करता है, इधर से Zn2+ जाएगा, रिएक्टर कुछ और ही बना लेगा, इधर से कुछ और ही बना लेगा, तब तो पता चलेगा और केमिकल रिएक्शन होना स्टार्ट हो गया अंदर में। तो हेंस साल्ट ब्रिज क्या है? यू शेप्ड ट्यूब विच इज मेड अप ऑफ सॉलिड इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, इनर्ट मतलब अनरिएक्टिव इलेक्ट्रोलाइट, and salt bridge is used to accompany the exchange of ions
to accompany the exchange of ions between both the compartment and maintain इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। आई बात समझ में, जिसकी वजह से हमारा सेल वर्क करना बंद नहीं करेगा, लॉन्ग वर्किंग होगा सेल का। तो समझ में होप आपको बातें सारी आई होगी। तो काफ़ी आसान है ये, एक बार आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा तो समझ में आ जाएगा। हम लोग हमेशा कन्वेंशनली हमेशा एनोडिक कंपार्टमेंट को लेफ्ट में ही बनाते हैं, कैथोडिक कंपार्टमेंट को राइट साइड में बनाते हैं, और कुछ इस टाइप से सेल वर्क करता है। साल्ट-ब्रिज का फंक्शन आपको समझ में आया, टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन बोथ द कंपार्टमेंट। और वो कैसे मेंटेन होगा? थ्रू एक्सचेंज ऑफ आयन, कि इसका आयन को इधर भेज दो, इसका आयन को उधर भेज दो, आयन एक्सचेंज होते रहेगा कंटिन्यूसली। ये खुद केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो उस वजह से इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होगा। अब इधर में चार्ज एक्यूमुलेट नहीं होगा, तो कंटिन्यूस इलेक्ट्रॉन का फ्लो होते रहेगा, सेल वर्क करते रहेगा, तो इलेक्ट्रिसिटी भी हम लोग को उतना ज़्यादा मिलेगा। आई बात समझ में? तो ये बेसिकली पूरा सेटअप एंड फंक्शनिंग ऑफ अ गैल्वेनिक सेल। आई बात समझ में? तो आपको होप ये सब सारी बातें समझ में आई होगी कि कैसे हमारा क्या हो रहा है, सेल वर्क कर रहा है। क्लियर? आई बात समझ में? चलिए, हम आपको बता भी चुके थे कि दिस इज अ गैल्वेनिक सेल दैट मीन्स इट विल कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और ये गैल्वेनिक सेल में भी एक डिफिनेट टाइप का सेल है, दैट सेल इज कॉल्ड डैनियल सेल। ये डैनियल सेल इज दैट टाइप ऑफ गैल्वेनिक सेल इन विच मतलब इलेक्ट्रोलाइट इज in which anodic compartment contains ZnSO4 and zinc rod, whereas cathodic compartment contains ये। तो वैसा गैल्वेनिक सेल जिसमें जिंक सल्फेट का हमारा इलेक्ट्रोलाइट होगा, जिंक का रॉड होगा, कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइट और कॉपर का इलेक्ट्रॉन, दैट सेल इज बेसिकली कौन सा सेल? डैनियल सेल। तो ये बेसिकली हमारा ये जो सेल हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, दिस सेल इज बेसिकली डैनियल सेल। डैनियल सेल, आई बात समझ में? क्लियर? दिस इज अ टाइप ऑफ गैल्वेनिक सेल, बेसिकली डैनियल सेल। अब देखिए एक चीज़ और बात इसमें हम लोग करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ये जिंक बेसिकली क्या है? दिस जिंक इज बेसिकली रॉड। ये Cu2+ क्या है? तो दिस इज बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट। ये Zn2+ क्या है? तो दिस इज बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट। और ये Cu सॉलिड जहाँ भी आ गया मतलब दिस इज बेसिकली रॉड। क्लियर? समझ में आया बात? अब देखिए ये जिंक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है, वही इलेक्ट्रॉन को कौन गेन कर ले रहा है? कॉपर। और यही कॉपर हमारा न्यूट्रल हो जा रहा है, मतलब जिंक यहाँ से कन्वर्ट होकर के इस स्टेट में जा रहा है और कॉपर हमारा इस स्टेट से कन्वर्ट होकर के इस स्टेट में जा रहा है। ठीक है? अब देखिए आप केमिकल रिएक्शन में पढ़े ही होंगे, जब आप मोल कॉन्सेप्ट या स्टोइकियोमेट्री पढ़ रहे होंगे कि कोई भी केमिकल रिएक्शन में हमारा ग्राम इक्विवेलेंट सारा चीज़ का बराबर होता है। मतलब इस केमिकल रिएक्शन में हम लिख सकते हैं कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Zn इट विल बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Cu2+, इट विल बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Zn2+, इट विल बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Cu सॉलिड। हो गया नहीं होएगा? अरे होएगा ना। तो यहाँ पे जिंक का रॉड कंटिन्यूसली क्या हो रहा है? कंज्यूम हो रहा है। वो कंज्यूम हो रहा है तभी तो इसमें कन्वर्ट हो जाए, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। तो जिंक का रॉड का जितना लॉस हो रहा है वो उतना ही हमारा किस में इंक्रीज कर रहा है? कॉपर। मास के टर्म्स में उतना इंक्रीज नहीं, जैसे इसका 1 ग्राम का लॉस हुआ है तो इसका भी 1 ग्राम का गेन कभी भी नहीं होगा, क्योंकि कोई भी केमिकल रिएक्शन में हम लोग मास के टर्म्स में थोड़ी चेक करते हैं, मोल के टर्म्स में चेक करते हैं। और मोल भी नहीं, अगर एक्चुअल में सही में चेक करना है तो हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट के टर्म्स में चेक करते हैं, मतलब पर मोल टाइप के टर्म्स में। तो इसके 1 ग्राम इक्विवेलेंट से इसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट हमारा डिपॉजिट होगा। आई बात समझ में ना? मास नहीं। तो ऐसा नहीं है कि जितना मास हमारा जिंक का रिड्यूस करेगा या घटेगा उतना मास हमारा कॉपर का बढ़ जाएगा, क्योंकि इस पर डिपॉजिट हो रहा है, इसका मास बढ़ना चाहिए, इसका हमारा कंज्यूमर है तो घटना चाहिए। मास कभी भी इक्वल नहीं होगा, बिकॉज एनी केमिकल रिएक्शन में हम लोग मास के टर्म्स में कभी भी नहीं पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग किसका क्या चीज़ इक्वल हो जाएगा? ग्राम इक्विवेलेंट। तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ जिंक का जितना ग्राम इक्विवेलेंट घटेगा उतना ही ग्राम इक्विवेलेंट किसका बढ़ेगा? कॉपर का, क्योंकि एनी केमिकल रिएक्शन में यही होता है, हमारा ग्राम इक्विवेलेंट ऑलवेज इक्वल होता है। अरे होता है या नहीं होता है? आई बात समझ में ना? तो नोट करके एक बात लिख लेना है आपको कि मास, नोट करके लिख लेना है कि लॉस इन वेट ऑफ जिंक सॉलिड या रॉड इट इज नॉट या नेवर इक्वल टू, मतलब हो भी सकता है इक्वल या नहीं भी हो सकता है,
हमेशा इट विल नॉट बी इक्वल टू, ये लॉस इन वेट ऑफ हम एनोड लिख देते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हमारा जिंक बेसिकली इस केस में एनोड है ना। तो लॉस इन वेट ऑफ एनोड दैट इज बेसिकली इस केस में जिंक कैन नेवर बी या कैन नॉट बी इक्वल टू ऑलवेज गेन इन वेट ऑफ कॉपर, गेन इन वेट ऑफ कॉपर दैट इज बेसिकली कैथोड। मतलब जितना एनोड का मास घटेगा उतना ही कैथोड का मास बढ़े, ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है, क्योंकि किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास के टर्म्स में रिलेशन नहीं होता है, हमारा मोल के टर्म्स में रिलेशन होता है। और पर मोल के टर्म्स में अगर रिलेशन सही रिलेशन होता है दैट मीन्स पर मोल मतलब ग्राम इक्विवेलेंट, बट ग्राम इक्विवेलेंट मतलब लॉस इन ग्राम इक्विवेलेंट, but loss in gram equivalent of anode, loss in क्या बोले, loss in gram equivalent of anode जो कि जिंक है, it will always be equal to the gain in gram equivalent, gain in gram equivalent of क्या चीज बेसिकली कैथोड, जो कि इस केस में क्या है कॉपर। आई बात समझ में। तो मास के टर्म्स में इक्वल नहीं होगा कि जितना उसका मास घटेगा उतना ही उसका मास बढ़ेगा, क्योंकि केमिकल रिएक्शन में मास के टर्म्स में रिलेशन नहीं पढ़ते हैं हम लोग, किसके टर्म्स में रिलेशन ऑलवेज पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं मोल के टर्म्स में, ग्राम इक्विवेलेंट के टर्म्स। क्लियर। अरे यार ये बात समझ में, तो सेल समझ में आया क्या है, कैसे वर्क करता है, कैसे इसका फंक्शनिंग है, इसमें हमारा क्या क्या होता है, कौन सा सेल है, किसमें क्या होगा, किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, कौन सा डायरेक्शन से कौन सा डायरेक्शन करंट का फ्लो है, हमारा सेल कब वर्क करना बंद कर देगा, सेल के वर्किंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये सब सारा आपको होप समझ में बातें आ रही होंगी। ठीक है, चलिए अब देखिए फिर से बनाई देते हैं, इतना क्या दिमाग। चलिए देखिए वापस से सेल ड्रॉ करते हैं, क्योंकि हम लोग का स्टडी सेल में ही करना है ना। हम लोग अब सिर्फ आयन ही लिखते हैं, जो आयन कॉमन है हमारा Zn2+ और Cu2+, बाकी को छोड़ देते हैं, सल्फेट आयन को उससे क्या कॉमन। अब देखिए बातें समझिएगा। नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, देखिए अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं कि जैसे ही सेल वर्क करना स्टार्ट करेगा, तो सेल जैसे ही वर्क करेगा तो उसके बाद क्या होगा हमारा, तो इधर में हमारा ये जिंक टूट रहा था किस चीज़ में, तो जिंक यूज्ड टू बी ब्रेकिंग इनटू Zn2+ और 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा था। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस डायरेक्शन में था, हम लोग पढ़े हैं, और करंट का फ्लो इसके अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग पढ़े हैं। नाउ ये जिंक, इस जिंक के रॉड पे कौन सा चार्ज है बेसिकली,
कौन सा चार्ज है? निगेटिव चार्ज। क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सरप्लस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस होने की वजह से इस पर निगेटिव चार्ज। जबकि तो मतलब ये अगर हमारा इलेक्ट्रोलाइट है तो ये इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें हमारा कौन सा आयन प्रेजेंट होते चला जा रहा है? Zn2+, मतलब ये कौन सा चार्ज हमारा बन रहा है? तो दिस इज बिकमिंग पॉजिटिवली चार्ज, मतलब ये इलेक्ट्रोलाइट हमारा पॉजिटिव चार्ज, एंड दिस रॉड इज बिकमिंग कौन सा चार्ज? निगेटिवली चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज, ये निगेटिव चार्ज, चार्ज का डिफरेंस आ गया। चार्ज का डिफरेंस इज बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस। अरे पोटेंशियल डिफरेंस, कभी कोई चीज़ हाई पोटेंशियल पे होगा, कभी कोई चीज़ लो पोटेंशियल पे होगा, तभी हमेशा जनरल टेंडेंसी होता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करना। तो जब तक पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं होगा तब तक किसी भी चीज़ का फ्लो नहीं होगा। आई बात समझ में? पोटेंशियल का डिफरेंस हो गया ना, बिकॉज दिस इज पॉजिटिवली चार्ज एंड पॉजिटिव को हम लोग हमेशा हायर पोटेंशियल मानते हैं, दिस इज निगेटिवली चार्ज। तो कहने का मतलब ये हो गया कि इस कंपार्टमेंट की बात करें, दिस कंपार्टमेंट लेफ्ट साइड कंपार्टमेंट इज बेसिकली एनोडिक कंपार्टमेंट, जिस केस में इलेक्ट्रोलाइट पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज? निगेटिव चार्ज। दैट मीन्स देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट। इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा है सेल के वर्किंग के टाइम। हो रहा है नहीं हो रहा है? सिमिलरली अगर इस कंपार्टमेंट में देखें, दिस रॉड इज विथ चार्ज, तो इस केस में कॉपर इज पॉजिटिवली चार्ज, इस केस में Cu2+ उसको गेन करके डिपॉजिट हो रहा था, तो बच जा रहा था यहाँ पे सल्फेट आयन बच जा रहा था ना, जिसकी वजह से ये कौन सा चार्ज? निगेटिव चार्ज। मतलब इस इलेक्ट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रोलाइट पे निगेटिव चार्ज, मतलब इधर में भी हमारा चार्ज का डिफरेंस आ गया। दैट मीन्स देयर इज अ डिफरेंस इन पोटेंशियल। इसका मतलब ये हो गया कि जब सेल वर्क करना स्टार्ट करेगा, जब हमारा रिएक्शन या हमारा कोई भी हमारा केमिकल रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा, तो उसके थोड़ी देर बाद क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस दोनों कंपार्टमेंट में जनरेट होगा। और पोटेंशियल डिफरेंस किसके किसके बीच में हमेशा जनरेट होता है? दैट ऑलवेज जनरेट्स बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट दोनों कंपार्टमेंट में जनरेट होगा। आई बात समझ में? और यही पोटेंशियल डिफरेंस जो इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट में जनरेट होता है, दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड बेसिकली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कौन सा पोटेंशियल? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय ई। किस चीज़ से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं? ई से रिप्रेजेंट करते हैं। What is electrode potential? तो electrode potential is basically nothing. It is the difference in potential because one is at higher potential, second is at lower potential. तो difference in potential between the electrolyte and the electrode, electrolyte and the electrode, जो कि दोनों में जनरेट हो रहा है। तो what is electrode potential? The potential difference, the potential difference between the electrode and electrolyte, the potential difference between the electrode and electrolyte is basically what is हमारा, यही हमारा क्या चीज़ है? इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल। आई बात समझ में? इलेक्ट्रोड और उसके इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोड और उसी के इलेक्ट्रोलाइट के बीच में जो हमारा पोटेंशियल का डिफरेंस है, दैट इज बेसिकली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब देखिए इलेक्ट्रोड हमारा कितने टाइप का है? दो टाइप का। वन इलेक्ट्रोड दैट इज ऑफ जिंक इस केस में, और ये इलेक्ट्रोड बेसिकली क्या है? एनोड। जबकि दूसरा इलेक्ट्रोड हमारा क्या चीज़ है? कैथोड। इस केस में एनोड पे हमारा नेगेटिव चार्ज है, इस केस में कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज है। तो सिंस हमारा इलेक्ट्रोड दो टाइप का है, तो पोटेंशियल भी हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी दो टाइप का होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में है। तो दिस इज बेसिकली ऑफ टू टाइप्स। इट इज ऑफ टू टाइप्स। ये बेसिकली दो टाइप का होगा। आई बात समझ में? एक हमारा किसके लिए होगा? एक हमारा होगा तब जब हमारा इलेक्ट्रोड होगा एनोड, the potential difference between the anode and its electrolyte will be something called, and दूसरा हमारा इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कौन सा होगा? जब हमारा इलेक्ट्रोड क्या हो जाएगा? कैथोड। मतलब इलेक्ट्रोड के बेसिस पे हमारा इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल दो टाइप का हो गया। फर्स्ट पोटेंशियल इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। फर्स्ट पोटेंशियल इज कॉल्ड कौन सा पोटेंशियल? ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और डायरेक्टली ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। आई बात समझ में? ठीक है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नाम से ही क्लियर है। ऑक्सीडेशन कौन से इलेक्ट्रोड पे होता है बेसिकली? तो ऑक्सीडेशन ऑलवेज अकर्स ऑन विच इलेक्ट्रोड? एनोड इलेक्ट्रोड। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। तो एनोड और उसके इलेक्ट्रोलाइट के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा दैट विल बी ऑक्सीडेशन।
तो एक ऑक्सीडेशन तो दूसरा कौन सा, रिडक्शन पोटेंशियल, और रिडक्शन इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। अब रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, तो रिडक्शन होता है किस चीज़ पे है, तो कैथोड, तो कैथोड और उसके इलेक्ट्रोलाइट के बीच का जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट विल बी रिडक्शन पोटेंशियल, सिंपल। तो ऑक्सीडेशन ऑलवेज अकर्स ऑन एनोड, तो दैट मीन्स द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनोड, क्यों, क्योंकि इस केस में हो रहा है ऑक्सीडेशन, एंड ऑक्सीडेशन ऑलवेज अकर्स ऑन एनोड। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड, और इलेक्ट्रोड में कौन सा है, एनोड, एंड इट्स इलेक्ट्रोलाइट, एनोड और उसके इलेक्ट्रोलाइट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट इज ऑलवेज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। वो ऑलवेज कैसा पोटेंशियल होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा। क्लियर, आई बात समझ में। वेयर एज द सेकंड पोटेंशियल इज रिडक्शन पोटेंशियल। सेकंड पोटेंशियल कौन सा वाला पोटेंशियल है हमारा, सेकंड पोटेंशियल इज बेसिकली रिडक्शन पोटेंशियल। नाम से ही क्लियर है, नाम से ही क्लियर है। रिडक्शन होता कहाँ पे है, तो रिडक्शन यूजुअली अकर्स ऑन कैथोड, तो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन क्या चीज़ हमारा, इलेक्ट्रोड, और इलेक्ट्रोड में कौन सा हमारा, तो बेसिकली कैथोड, क्योंकि उसी पे रिडक्शन होता है। तो कैथोड एंड इट्स इलेक्ट्रोलाइट, कैथोड और उसके इलेक्ट्रोलाइट पे जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा दैट पोटेंशियल विल बी कॉल्ड एज द रिडक्शन पोटेंशियल। वो पोटेंशियल हमारा कौन सा पोटेंशियल कहलाएगा, ऑलवेज दैट पोटेंशियल इज कॉल्ड रिडक्शन पोटेंशियल। आई बात समझ में, होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी। चलिए अब देखिए, अब देखिए एक मिनट, चलिए अब देखिए हम लोग कैसे समझेंगे कि कौन सा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, कौन सा रिडक्शन पोटेंशियल है। जैसे अगर एक ही हाफ सेल हम लोग ड्रॉ करते हैं, ठीक है, पूरा फुल सेल अभी ड्रॉ नहीं करते हैं, मान लीजिए कि एक हाफ सेल है हमारा ये, ठीक है। सपोज कीजिए कि इसमें जिंक का कोई भी सॉल्ट रखा हुआ है, Zn2+, जिंक सल्फेट है, जिंक क्लोराइड है, समथिंग एनीथिंग, और इसमें इलेक्ट्रॉन भी लगा हुआ है किस चीज़ का, जिंक का, ठीक है। नाउ कोई सा भी है दैट हमको उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। देखिए अगर मान लीजिए कि इस केस में हमारा रिएक्शन कुछ यूँ हो रहा है कि जिंक सॉलिड इज कन्वर्टिंग इनटू Zn2+ एक्वस +2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर। नाउ इस केस में जो Zn2+ है हमारा, या जो जिंक है, जिंक बेसिकली है क्या चीज़ हमारा, जो सॉलिड स्टेट में है, तो इट इज़ रॉड। Zn2+ एक्चुअल में है क्या, इलेक्ट्रोलाइट, मतलब ये है बेसिकली हमारा सॉल्यूशन। आई बात समझ में। तो इस केस में देखिए, तो यहाँ पे जिंक, अगर मान लीजिए कि इस कंटेनर में या इस हाफ सेल में अगर सपोज दिस रिएक्शन इज हैपनिंग, अगर ये रिएक्शन हमारा हो रहा है, तब हम लोग देखेंगे तो जिंक हमारा जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, +2 में। दैट मीन्स इसमें अभी हो क्या रहा है हमारा ऑक्सीडेशन। अरे हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इधर में जो हम लोग जिंक का पोटेंशियल लिखेंगे, पोटेंशियल ऑब्वियसली वोल्ट में होता है, आप पढ़ोगे इलेक्ट्रोस्टैट में, तो जो भी हमारा पोटेंशियल होगा जिंक का, क्योंकि इस केस में जिंक हमारा ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो इसका कौन सा वाला पोटेंशियल होगा इस केस में, दैट विल बी द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक। कौन सा पोटेंशियल ऑफ जिंक, दैट विल बी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक। आई बात समझ में। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो ई बेसिकली रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, ई रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, और यहाँ पे किसका हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन, तो ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन। कौन किस चीज़ में ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो जिंक पहले सॉलिड स्टेट में था, तो जिंक हमारे पहले सॉलिड स्टेट में था, एक स्लैश मतलब इट इज कन्वर्टिंग इनटू कौन सा स्टेट में, Zn2+ एक्वस स्टेट में, Zn2+ एक्वस। आई बात समझ में। क्लियर। इसका मान लीजिए कि ये पोटेंशियल कुछ भी आया, सपोज कीजिए x वोल्ट ही होता है हमारा यूनिट। नाउ ये जो पोटेंशियल लिखा हुआ है, दिस पोटेंशियल इज विच पोटेंशियल, देखिए यहाँ पे जिंक कितना ऑक्सीडेशन स्टेट 0, यहाँ पे जिंक कितना ऑक्सीडेशन स्टेट +2, मतलब 0 से +2 में जिंक जा रहा है। दैट मीन्स इट इज विच पोटेंशियल, दिस इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। कौन सा पोटेंशियल है ये, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जब हमारा रिएक्शन अगर मान लीजिए कि इस हाफ सेल में अगर ये होता कि जिंक विल बी कन्वर्टिंग इनटू Zn2+, तब जो हम लोग इसका पोटेंशियल हम लोग निकालते हैं, या जो भी पोटेंशियल इसका होता है, वो कौन सा वाला पोटेंशियल होता है, ऑक्सीडेशन, क्योंकि हमारा रिएक्शन कौन सा वाला हो रहा है, ऑक्सीडेशन। जबकि अगर रिएक्शन ही हमारा ये वाला हो जाए कि Zn2+ एक्वस
अरे ऐसा नहीं कि हमेशा जिंक यही रिएक्शन शो करेगा, उस केस में कॉपर के साथ ये रिएक्शन शो करा था, कोई और ऐसा मिल जाएगा तो उसके साथ ये रिडक्शन वाला भी रिएक्शन शो कर सकता है। अगर हमारा इसी हाफ सेल में Zn2+ एक्वस मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तब ये तो न्यूट्रल जिंक में कन्वर्ट हो जा रहा है। अरे हो रहा है नहीं हो रहा है? यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो ये Zn2+ हमारा बेसिकली क्या हो गया, ये सोल्यूशन का पार्ट है, ये हमारा जिंक सॉलिड हमारा क्या चीज़ है, बेसिकली रॉड। ठीक है, अब देखिए अगर इसका हम लोग पोटेंशियल लिखना चाहेंगे तो इसका पोटेंशियल हम लोग कैसे लिखेंगे, इसका पोटेंशियल लिखेंगे ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। इसी जिंक के इलेक्ट्रोड का हम लोग को पोटेंशियल लिखना है। जिंक यहाँ पे क्या हो रहा है, Zn2+ से किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn में, तो ई Zn2+ एक्वस टू Zn सॉलिड। आई बात समझ में? और इसका वैल्यू हम लोग अभी दिखाते हैं क्या होगा। पहले तो इसका देखिए कौन सा वाला पोटेंशियल है। यहाँ पे जिंक हमारा कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट में, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में। मतलब +2 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में मूव कर गया, मतलब ऑक्सीडेशन हुआ कि रिडक्शन हुआ। तो इस केमिकल रिएक्शन में भी दिख रहा है कि +2 से 0 मतलब रिडक्शन हुआ। तो इस केमिकल रिएक्शन के लिए, इस रिएक्शन के लिए अगर हम लोग जो जिंक का पोटेंशियल लिखेंगे, दैट विल बी विच पोटेंशियल, दैट विल बी द रिडक्शन पोटेंशियल। कौन सा वाला पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। आई बात समझ में? और अगर जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब Zn 0 से +2 में जाना है तो उसका पोटेंशियल का वैल्यू x है, तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल मतलब +2 से जब 0 में जाएगा, तो +2 से जब 0 में जाएगा तो हमारा पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड सेम रह जाएगा, पर साइन रिवर्स कर जाएगा। मतलब इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना हो जाएगा, -(x) वोल्ट। कितना हो जाएगा, -(x) वोल्ट। आई बात समझ में? होप आपको बातें समझ में आ रही होगी। तो दैट बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द रिएक्शन, कि अगर ये इलेक्ट्रोड अगर इस टाइप का रिएक्शन शो कर रहा है तब उसका कौन सा वाला पोटेंशियल लिखेंगे हम लोग, ऑक्सीडेशन, क्योंकि इस केस में हो रहा है ऑक्सीडेशन। मतलब हमेशा LHS to RHS की तरफ देखेंगे। अगर यही हमारा यही सेल या यही हाफ सेल अगर ये रिएक्शन शो कर रहा है तो इधर में +2 से 0 मतलब रिडक्शन, तो इसका कौन सा वाला पोटेंशियल लिखेंगे, रिडक्शन। और एक ही सेल का हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल में हमेशा क्या डिफरेंस होता है कि वो एक दूसरे का क्या होता है, हमारा क्या होता है, रेसिप्रोकल। बेवकूफ, रेसिप्रोकल नहीं होता है, मतलब एक दूसरे का अपोजिट होता है। ये अगर पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, इसका वैल्यू मान लीजिए y रहता है तो इसका -y, अगर इसी का -y रहता है तो ये +y। आई बात समझ में? तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल एक दूसरे का हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है। जब कभी भी हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे इस चैप्टर में हम लोग को अगर कोई भी सेल का, चाहे वो ऑक्सीडेशन हाफ सेल हो चाहे रिडक्शन हाफ सेल हो, उससे मतलब नहीं है। अगर कोई भी सेल का हम लोग को पोटेंशियल का यूज़ करना पड़ता है तो हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को यूज़ नहीं करते हैं। हम लोग ऑलवेज कौन सा पोटेंशियल को यूज़ करेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल को कर कोई भी पोटेंशियल को सकते हैं, वैल्यू सेम ही आएगा, बट हम लोग एक को लेकर के चलेंगे तो हम लोग को समझना हमेशा आसान रहेगा। तो नोट करके लिख लीजिए कि हम जो यूज़ करेंगे ऑलवेज, मतलब मेरे पढ़ने के लिए, आपको पढ़ाने के लिए जो हम आपको यूज़ करेंगे, तो वी विल ऑलवेज यूज़ द रिडक्शन पोटेंशियल। कोई सा भी सेल है अगर हो रहा है उसमें ऑक्सीडेशन तो उसका हम लोग यूज़ करेंगे, उसका उल्टा करके, रिडक्शन ही करके। तो वी विल यूज़ बेसिकली, वी विल यूज़ रिडक्शन पोटेंशियल ओनली। एक टर्म में पढ़ना आसान है, दोनों के टर्म में पढ़ेंगे तो कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। वी विल यूज़ रिडक्शन पोटेंशियल। होप आपको सारी बातें समझ में आ रही होगी। तो ये सब सारा हमारा था कि कैसे हमारा सेल होता है, नहीं होता है। इस केस में हम आपको आगे भी बताएंगे कि कितने टाइप का हमारा और भी पोटेंशियल होता है। ये तो हम लोग एक एक रॉड का, इलेक्ट्रोड का हम लोग पोटेंशियल निकाल लेते हैं, जो कि 2 टाइप का हम लोग को दिखा। अभी हम लोग सेल का पोटेंशियल निकालेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे, डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोड्स को भी हम लोग पढ़ेंगे। तो ये सब अभी हमारा काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी लंबा भी है, तो आपको घबराने की बात नहीं है। आज के लेक्चर में होप आपको ये सब सारी बातें समझ में आई होगी कि हमारा गैल्वेनिक सेल का फंक्शनिंग कैसे है, कि वो वर्क कैसे करता है, कैसे उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, कैसे वो ज़्यादा देर तक वर्क करेगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में होता है, कैसे पोटेंशियल हमारे जनरेट होता है, कितना टाइप का पोटेंशियल बनता है, ये सब सारा आपको समझ में आई होगी बात। होप चलिए, तो इन सबको अच्छे से आप रिवाइज कीजिएगा, बैकअप जितना भी आप उसको कंप्लीट कर लो, ठीक है। चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपको समझ में भी आएगा। बशर्ते वही है कि आप अच्छे से इस थ्योरी को पढ़िए, NCERT को पढ़िए, ठीक है। आपको समझ में सारी बातें आएंगी, जो नहीं आएंगी आप पूछ सकते हैं हमको। बाकी घबराने की ज़रूरत नहीं है, अभी थोड़ा सा आप पेशेंस भी रखोगे तो हम लोग धीरे धीरे करके सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। आज एक ही दिन में हम लोग सारा कुछ को पढ़ नहीं सकते हैं, इसलिए थोड़ा थोड़ा आप पेशेंस रखिए। चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप अच्छे से पढ़िए। मैं आपको चैलेंज दे सकता हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस चैप्टर में। साथ में इसका न्यूमेरिकल भी आप सॉल्व करोगे तो आपको इंटरेस्टिंग वो लगेगा। ओके, थैंक यू सो मच।